हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आज है हमारी इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास। आई होप आपने क्लास 1 और क्लास 2 कर ली होगी। नहीं किया है तो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ से क्लास 1 और 2 कर लेना। इकोनॉमिक्स से आपके 4 से 5 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। आइदर इट बी एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एनी ऑफ द ब्लडी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, तो in today's lecture, we are going to cover banking and monetary policy, government policies and taxation, international trade and global economy, public finance and government schemes, banking and financial market, microeconomics and structures, banking and financial markets और monetary policy और economic growth। लेक्चर के ख़त्म होते होते आपको इन 8 टॉपिक्स के बारे में आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से उसको बिल्कुल टैकल कर पाओगे। ठीक है, एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। इट मोटिवेट्स मी टू गैदर मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई कीप वर्किंग फॉर यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। देखिए, कल के लेक्चर में मैंने 50 MCQs करवाए थे और फर्स्ट लेक्चर में, परसों के लेक्चर में मैंने 50 करवाए थे। तो आज हम लोग करेंगे फ्रॉम 101। देखिए क्या सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन। कौन से सेक्शन का ये सवाल है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। ये आता है बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में हमारा सवाल क्या आ रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंडर ऑफ रिजॉर्ट इन एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में अंतिम ऋणदाता का कार्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी पढ़िए। प्रोवाइडिंग लोन्स टू सिटीजन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है। देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या हेल्प क्या करता है बैंक को। फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है, जब भी हमारे कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, वी आर स्टडिंग इंडियन इकोनॉमी, तो जो भी मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा या जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूंगा वो रिलेट होगा इंडियन इकोनॉमी से ही। ठीक है, तो अगर मैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की बात करूं, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट करता क्या है कि इट हेल्प्स बैंक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, आरबीआई काम करता है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर का मतलब क्या है, देना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इमरजेंसी फंड टू बैंक, बैंकों को इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा साधन उपयोग करता है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी या डी। देखो, सीआरआर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, और एसएलआर होता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर ये मॉनेटरी टूल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को और लिक्विडिटी को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यार आप मानो चाहे नहीं मानो, आपको हिंदी में पढ़ा पढ़ा के मेरी हिंदी बहुत सुधर गई है। मुझे हिंदी पढ़ने आ गया बहुत ज़्यादा। यूपीएससी मेंस में मुझे हिंदी के ऐसे में बहुत दिक्कत हुई थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आपको पढ़ा पढ़ा के मुझे हिंदी आ गई, और आप मुझसे पढ़ पढ़ के इंग्लिश सीख लो। ठीक है, लैंग्वेज कहीं बैरियर नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को कभी नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्या अंतर है। देखो, रेपो रेट आपको पता है, रेपो रेट मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखो, रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक को पैसा देता है। ठीक है, बैंक, मान लीजिए मैं बैंक हूं, आप आरबीआई हो, आपने मुझे जिस दर पे, जिस % इंटरेस्ट पे आपने मुझे लोन दिया, वो होता है रेपो रेट। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट होता है कि द रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट मनी टू द आरबीआई। ठीक है, जिस दर से बैंक डिपॉजिट कर रहा है पैसे को आरबीआई को, ये बात आप समझिएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रेपो रेट हमेशा हायर होता है। रेपो रेट इंटरेस्ट, आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे तो ज्यादा लोगे, और मैं आपसे लूंगा तो कम लूंगा। ठीक है, ये सीन होता है। रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच का अंतर ये है, समांतर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चों, कल मैंने बताया था आपको। इन्फ्लेशन क्या बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज कैसे होता है। देखो, इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। देखो, एक्सेस मनी सप्लाई लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग प्राइसेस। अगर मान लीजिए
मैंने मार्केट में पैसे का सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब आपके पास पैसे, सबके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कम जाएगी ना। तो जो गाड़ी 1 करोड़ में मिल रही थी, लैंड रोवर डिफेंडर 1 करोड़ 30 लाख की है, अगर सबके पास 1 करोड़ है तो उसका प्राइसिंग क्या हो जाएगा, 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, पैसों का सप्लाई बढ़ गया, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इंडिकेट? ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या करता है? देखिए, रिसेशन का वार्निंग देता है ये, रिसेशन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता क्या है? देखिए, ये कब आता है? व्हेन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स फॉल बिलो शॉर्ट टर्म रेट्स सिग्नलिंग अ पॉसिबल रिसेशन। देखिए, जब लंबे दर का, लंबे समय का इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है, जब ग्राफ में शॉर्ट टर्म रेट से, इसका ग्राफ होता है यार, इसका ग्राफ मुझे बना के दिखाना चाहिए था आपको, पर ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आपको, मुझे लगा इंपॉर्टेंट इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व डायरेक्टली यही पूछेगा, इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या दिखाता है, बस ऐसा ये पूछ सकता है, ग्राफ नहीं देगा कि ग्राफ कैसा होता है ये वो फलाना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिसेशन का वार्निंग देता है। रिसेशन क्या होता है? नौकरी ले लेते हैं लोगों की, मंदी बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब हम लोग चलेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेशन की तरफ। डेफिसिट फाइनेंसिंग व्हाट इज, क्या होता है? घाटे की पूर्ति क्या होती है? देखिए, गवर्नमेंट प्रिंटिंग न्यू करेंसी, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज डन बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी और बोरोइंग टू कवर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट के खर्चों के लिए इनका क्या होता है, सरकार का मन मर्जी है, पैसा का कमी है, नया नोट प्रिंट कर दो। हमारे यहाँ क्या है, पैसा का कमी है, भैया घिसिए अपने आप को, काम करिए, पैसा कमाइए। व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB बोलते हैं इसको, ZBB फुल फॉर्म होता है, ZBB लिख लीजिएगा एब्रिविएशन। ZBB का मतलब होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इट रिक्वायर्स जस्टिफाइंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम जीरो इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द प्रीवियस बजट। इसका मतलब क्या है कि आप देख, तो हर साल बजट नया आता है, ठीक है, तो बजट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच एवरी ईयर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जीरो बेस्ड बजटिंग। विच टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? क्या लगता है? GST। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? क्या है डिफरेंस? दोनों बता रखा है मैंने, बताइए, इसका जवाब आप दीजिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। देखो, जो नए स्टूडेंट है उन्हें बताता हूँ, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखो, डायरेक्ट टैक्स, दो तरीके के टैक्स होते हैं हिंदुस्तान में। एक होता है इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, और GST होता है, वैट, GST, ये सब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? जो पैसे आपने कमाए वो डायरेक्ट आपको सरकार को देना है, और GST लगता है जो आप चीजें खरीदते हो, ठीक है, उस पे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? ऑप्शन ए, टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपका आयु बढ़ता है, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता है, और वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है, आई मीन, ठीक है। टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। ऑप्शन ए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यही है, हायर इनकम वाले ज्यादा टैक्स देंगे, ठीक है, ये सिंपल सा है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमी के तरफ। व्हाट डज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेजर? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या मेजर करता है? ऑप्शन बी, टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। BOP रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? CAD लिख लो फॉर्मूला, फुल फॉर्म, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, ये क्या करता है, जब इंपोर्ट बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से। CAD कब आता है? जब एक कंट्री का इंपोर्ट और फॉरेन पेमेंट और इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, ठीक है। इंपोर्ट बढ़ जाता है, फॉरेन पेमेंट और फॉरेन पेमेंट बढ़ जाता है, तो एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन अर्निंग्स। आई मीन कि जब भी आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए, या फिर जब भी आपका फॉरेन पेमेंट्स आपके फॉरेन अर्निंग से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे CAD लगता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
व्हाट इज डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड? डंपिंग क्या होता है? सेलिंग गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक मार्केट। डंपिंग, डंप करना। डंप करना जानते हो ना? घरेलू बाजार से कम कीमत पर सामान बेचना, ठीक है? डोमेस्टिक प्राइस जो होती है उससे कम रुपए में बेचना। डंपिंग एक ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस है जहां पे कंट्री एक्सपोर्ट करती हैं अपने सामान को एक बहुत ही कम प्राइस पे मार्केट कैप्चर करने के लिए। जैसे जियो, अंबानी जी ने पहले क्या किया था? जियो लॉन्च करने से पहले उन्होंने फ्री प्रोवाइड कर दिया भाई। डंपिंग, ये डंपिंग का प्रैक्टिस था। पहले उन्होंने क्या किया? मार्केट को कब्जा करने के लिए क्या किया? फ्री प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? सारे लोग डंपिंग करते हैं जो भी बिजनेस करना चाहते हैं। पहले फ्री में अपना चीजें प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद आप पैसे चार्ज करना शुरू कर दो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO का मेन फंक्शन क्या है? ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है, ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है फ्री एंड फेयर ट्रेड, बस। व्हाट इज अ ट्रेड सरप्लस? ये सब जो टर्म्स हैं, देखिए डायरेक्ट टर्म्स आएंगे एग्जाम में। ट्रेड सरप्लस क्या है बताइए साफ ऐसा। तो व्हेन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स, जब कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। इसके पहले जो हम लोगों ने पहले जो 113 नंबर क्वेश्चन, ये 112 करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें क्या है? इंपोर्ट बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से तो उसको कैड बोलते हैं, और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट से तो उसको हम लोग ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, याद रखिएगा। गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है बताइए? इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये। अब हम लोग आ गए इकोनॉमिक इंडिकेटर के सेक्शन में। गिनी कोफिशिएंट क्या बोलता है? इनकम की इन इक्वालिटी, ठीक है, आय असमानता बताता है ये। विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्शन सी, CPI और WPI दोनों यूज करते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिए। CPI मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन, लिखिए इसको। CPI मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन और WPI मेजर करता है इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल, ठीक है? एक रिटेल इन्फ्लेशन और एक होलसेल लेवल पे। ऑलराइट, चलिए। फिलिप्स कर्व, दो कर्व, ये दूसरा कर्व है, यील्ड कर्व और फिलिप्स कर्व। दोनों कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? ठीक है, फिलिप्स कर्व दिखाता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिलिप्स कर्व ये दिखाता है कि हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या है? करवाया था मैंने, इसको बताइए। ऑप्शन बी, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है स्टैगफ्लेशन। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? इसका मैंने क्या बताया आपको? हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, और स्टैगफ्लेशन क्या दिखाता है? हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को। व्हाट डज ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI का फुल फॉर्म लिख लीजिए यहां से। HDI क्या दिखाता है बताइए? HDI दिखाता है सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। HDI मेजर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम टू ह्यूमन डेवलपमेंट, टू असेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम टू असेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिजिकल डेफिसिट क्या है? बताया था कल आपको, इसका जवाब दीजिए। फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज? GST का मेन पर्पस क्या है? बहुत अच्छा आंसर है ये, क्वेश्चन है मतलब। GST का मेन पर्पस क्या है? सब GST करते हैं आजकल। GST का मेन पर्पस क्या है? रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, बिल्कुल। रिड्यूस मल्टीपल टैक्सेस, सही जवाब। इंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल। ऑल ऑफ द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? GST का मेन पर्पस यही है। मल्टीपल GST क्या किया? GST ने आके मल्टीपल टैक्सेस थे उसको आके एक सिंगल टैक्स में कर दिया। पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगते थे, बहुत सारी चीजें लगती थी, अब आ गया GST। डेब्ट टू GDP रेशियो क्या होता है? व्हाट इज डेब्ट टू GDP रेशियो? टोटल डेब्ट ऑफ अ कंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स GDP। मान लीजिए 100% में से 10% में कर्जे में है इंडिया, तो अपना डेब्ट टू GDP रेशियो क्या हो जाएगा? 10%, ठीक है? ऑप्शन ए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का प्राइमरी फंक्शन,
प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑप्शन बी। अब ये क्या है? देखो, नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2015 में, ठीक है। इसने रिप्लेस किया था किसको? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। क्यों रिप्लेस किया था? फोकस करने के लिए पॉलिसी प्लानिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ऑलराइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? बढ़िया है ये सवाल। आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बी। आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी। मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड दैन नीडेड। अगर मुझे वीडियो बनाने के लिए एक आदमी की जरूरत थी और मैंने हायर कर लिया 10 लोगों को, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहाँ देखा जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करते हैं, कंपनी फैक्ट्रीज में, मजदूर, लेबर्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी? कल भी बता था। सर्विसेज, आईटी इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। 50% जीडीपी का सेक्टर देता है ये। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टूरिज्म, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या है? व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन किसे बोलते हैं हम लोग? देखो, मिनिमम इनकम नीडेड टू मीट बेसिक नीड्स। मिनिमम, ये इसका डेफिनेशन है पॉवर्टी लाइन। लोग बोलते हैं ना बीपीएल है, बीएल पॉवर्टी लाइन, पर पॉवर्टी लाइन होता क्या है? मिनिमम इनकम नीडेड टू मीट बेसिक नीड्स, ठीक है। पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन किया जाता है इनकम रिक्वायर्ड फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब ये मत बोलना मस्टैंग लेना था, पैसा नहीं है यार, पॉवर्टी लाइन के नीचे हूँ। व्हाट डज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? हाईलाइट कर लीजिए, कीवर्ड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या होता है? एक विद इन अ सेट रेंज में अगर इन्फ्लेशन को रखा जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ऑप्शन ए, ठीक है। इंडिया फॉलो करता है इन्फ्लेशन टारगेट को 2 से लेके 6% तक, 4% प्लस माइनस 2, 2 से 6% के रेंज में इंडिया का वो होना चाहिए। कौन मॉनिटर करता है इसको? आरबीआई, ठीक है। 2 से 6% टारगेट रेंज याद रखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? LFPR, फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका। देखिए, ये मेजर करता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पीपल एक्टिव इन द लेबर मार्केट, ठीक है। LFPR ये दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल ऑफ वर्किंग एज आर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या काम के लिए देख रहे हैं? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या लगता है? बताइए, बता रखा है मैंने आपको। इट इज रेगुलेटिंग मॉनिटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। कैसे कंट्रोल करता है? मॉनिटरी पॉलिसीज बना के, ठीक है। रेपो रेट बता दिया था आपको। रेपो रेट क्या है बताइए? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जितने इंटरेस्ट पे देता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंडियाज मनी मार्केट? मनी मार्केट बताइए, ऑप्शन बी आरबीआई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कल बहुत सारे बच्चे ने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज नॉट द राइट आंसर। आरबीआई मैनेज करता है मनी मार्केट बाय रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी, ठीक है। एसएलआर भी ये बढ़िया टर्म है। एसएलआर क्या होता है? अभी आपको बताया, इट्स स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। NDTL बोलते हैं इसको, NDTL लिखिए। NDTL इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, LIABILITIES। देखो, इसका मतलब ये है कि SLR इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। बैंक के पास कैश होना चाहिए, सोना होना चाहिए, अप्रूव्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये होता है SLR। लिक्विडिटी रेशियो होनी चाहिए। पता पड़ा, आप मान के चलो कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा है और इंडिया के सारे आदमी पहुंच गए SBI कि भैया आज हमको सारा पैसा देना है, तो ये कैसे होगा? इसलिए एक परसेंटेज फिक्स है कि वहां पे आपको पैसे देने ही देने, इतने रुपए आपके बैंक में होने चाहिए। भाई, इतना भी फोकस होकर नहीं पढ़ना था कि लाइक भी ना कर रहे हो, लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? एक आदमी ने इस पे मुझे गरियाया है कि आपके तो हर सवाल पे ही मुझे डाउट होता है। मजाक किया था मैंने यार। इम्पॉसिबल मिशन फोर्स
मैंने बोला था, मजाक में बोला था। वो मिशन इम्पॉसिबल मूवी नहीं देखे हो क्या? IMF इज, क्या होता है IMF बताइए? इट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंडियन, सॉरी इंडियन नहीं, इंटरनेशनल। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका जवाब है IMF का। ऑलराइट, चलिए। IMF करता क्या है? IMF प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। मान लीजिए पाकिस्तान की GDP एकदम पाताल में है, तो उसको IMF सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट करने लायक होगा तब। व्हाट डज GDP डिफ्लेटर मेजर? GDP डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन GDP। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आएगा। देखो, GDP डिफ्लेटर लिखते ही लोग कर देते हैं डिफ्लेशन पे क्लिक, पर डिफ्लेशन नहीं, ये करता है इन्फ्लेशन को मेजर करता है बेस्ड ऑन GDP। ठीक है, याद रखिएगा। GDP डिफ्लेटर मेजर करता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अ कंट्रीज टोटल आउटपुट। जो कंट्री की टोटल आउटपुट है उसके इफेक्ट को, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को वो करता है मेजर। अच्छा, किसी कंट्री, कोई बैंक, मान लीजिए हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से? बताइए। देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने अपने कोर्सेज को 10,000 रुपये कॉस्टिंग उसकी कर दी, तो क्या होगा? लोग कम लेंगे, नहीं भी लेंगे। वही सेम चीज़ होगा, डिक्रीज इन बोरोइंग। ठीक है, लोग लोन लेने से कतराएंगे, यार इंटरेस्ट देते देते जिंदगी बीत जाएगा। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज बोरोइंग एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन क्या है? मंदी क्या होती है? रिसेशन, अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग GDP फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ऑप्शन बी। देखिए, रिसेशन लीड्स टू लोअर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। कम उत्पाद, कम नई चीजें बनती हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है, इनकम भी कम हो जाती है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? बता दिया आपको। लिक्विडिटी ट्रैप, अच्छा सवाल है ये। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? देखिए, जब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप में लोअरिंग इंटरेस्ट रेट डज नॉट स्टिमुलेट बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा इस चीज को। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा एक समय आता है जब आप इंटरेस्ट 0.2% भी कर दोगे, फिर भी लोग लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिलिप्स कर्व आपको बता दिया। बताइए फिलिप्स कर्व क्या होता है? ऑप्शन ए, बी या सी या डी? बताइए, अभी जस्ट पढ़ा है, पता होना चाहिए। बताऊंगा नहीं इसका जवाब। हिस्टेरेसिस क्या होता है इकोनॉमिक टर्म में? हिस्टेरेसिस पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन का सवाल है। हिस्टेरेसिस बताइए बच्चों। देखिए, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कॉजिंग परमानेंट इकोनॉमिक डैमेज। ठीक है, बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहा, पर उससे इकोनॉमिक डैमेज परमानेंट हो गई। हिस्टेरेसिस ऑकर्स व्हेन प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस वर्कर का स्किल, मेकिंग इकोनॉमिक रिकवरी डिफिकल्ट। आप बहुत समय तक किसी आदमी को बिठा दोगे घर पे, तो फिर आदमी का स्किल चला जाता है, एक स्किल सेट का काम होता है ये। ठीक है, ट्विन डेफिसिट क्या होता है इकोनॉमी में? ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट बताइए। अ सिचुएशन वेयर बोथ फिजिकल एंड ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट। हाई गवर्नमेंट बोरोइंग एंड एक्सेसिव इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो, जो मैं बोलता हूँ बीच में ना, उस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्विन डेफिसिट मीन्स हाई गवर्नमेंट बोरोइंग एंड एक्सेसिव इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। स्टेबल मतलब ठीक ठाक चल रहा है, इनस्टेबल मतलब अनस्टेबल हो गया। ठीक है, चलिए। व्हाट डज फिजिकल ड्रैग मीन? फिजिकल ड्रैग क्या होता है? फिजिकल ड्रैग, देखिए, व्हेन इन्फ्लेशन pushes taxpayers into higher tax brackets। ठीक है, फिजिकल ड्रैग क्या करता है? रिड्यूस कर देता है डिस्पोजेबल इनकम को, स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कल्डोर्स ग्रोथ मॉडल, व्हाट इज द कल्डोर्स ग्रोथ मॉडल यूज्ड फॉर? देखो, एक्सप्लेनिंग हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कल्डोर का जो मॉडल था वो सजेस्ट करता है दैट हायर इनकम इनइक्वालिटी कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, higher income inequality can slow down economic growth। ठीक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Basel III अकॉर्ड क्या है? बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस का सवाल है ये। देखो, ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है टू स्ट्रेंथन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पूंजी आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम।
बेसल 3 इंप्रूव करता है बैंकिंग के स्टेबिलिटी को बाय इंश्योरिंग दैट बैंक्स मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल। बेसल 3 ये बोलता है कि बैंकों के पास एक कैपिटल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज हॉट मनी इन इकोनॉमी? हॉट मनी देखो क्या होता है कि हाईली स्पेक्युलेटिव, मतलब कैसे इसको समझाऊं। हॉट मनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल दैट मूव्स रैपिडली बिटवीन कंट्रीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल दैट मूव्स रैपिडली बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। हॉट मनी इज हाईली स्पेक्युलेटिव एंड कैन कॉज फाइनेंशियल instability. What does terms of trade TOT mean in economics? Terms of trade, the ratio of export prices to import prices, option A, ठीक है। फेवरेबल TOT का मतलब यह है कि अ कंट्री अर्न्स मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स देन इन स्पेंड्स ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट पे कम खर्च रहा है और एक्सपोर्ट से ज्यादा कमा रहा है, बस यही है इसका मतलब। स्वैपिंग का मतलब क्या है इंटरनेशनल फाइनेंसेस में? एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर टू रिड्यूस रिस्क। अब देखो, स्वैपिंग इज यूज्ड टू हेज अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन। जब ज्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन होती है तो फिर हम लोग स्वैपिंग यूज करते हैं। व्हाट डज लाफर कर्व मीन? तीसरा कर्व आ गया, लाफर कर्व। लाफर कर्व का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो, लाफर कर्व शो ये दिखाता है कि दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हायर टैक्सेस रिड्यूस टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ज्यादा टैक्स रिड्यूस कर देता है टोटल रेवेन्यू को, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 3 कर्व जो मैंने पढ़ा है वो जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ आवर क्लास। वी हैव डन 150 क्वेश्चंस इन 3 क्लासेस। इट्स अ गुड रेशियो भाई। तो आपका काम है रिवीजन करते रहना, ठीक। देखो, जनरल अवेयरनेस अभी जो मैंने एक और वीडियो डाली है कि वीक 4 का जो शेड्यूल, उसमें मैंने कुछ करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए बूस्टर सीरीज का कुछ दिखाया है, उस पर PDF से कुछ, वहाँ से निकलो, वहाँ से उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ऑलराइट, सिलेक्शन लेना आपका काम है, पढ़ाना मेरा, और पढ़ना भी आप ही का काम है। सारा काम आपका ही है, बस मेरा है गाइड करना, मेंटरशिप देना, ठीक है बॉयज। चलो, लाइक कर देना भूलना मत, लाइक करने से, ठीक। और कमेंट कर दिया करो कि कुछ और पढ़ना है तो, क्योंकि मैं ब्लैंक हूँ, मैं खुद ही अपनी इतनी तैयारी में बिजी हूँ कि मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ूँ क्या पढ़ाऊँ। ऑलराइट, तो बता दो, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ और उस हिसाब से मैं पढ़ाते रहूँगा। ऑलराइट, सी यू बॉयज इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू गाइस आर स्टडीइंग वेरी गुड एंड हार्ड। महादेव आप सभी को शक्ति देगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाओ। स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ। पीस आउट।